हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। और आज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपकी जीएसटी रिटर्न से जुड़ा हुआ। आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड आज की टाइम पे जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी हायरार्की है और जो उसकी टाइमलाइन है, एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए और एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए, वो आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है कि सर GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है, GSTR 2B कब जनरेट होता है, क्वार्टरली वालों के लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है, मंथली वालों के लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है, GSTR 2B की कट ऑफ डेट्स क्या होती हैं। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपके सारे कंसेप्ट एक बार टाइमलाइन की हेल्प से क्लियर करूंगा आज के सेशन में। एंड आई कैन गारंटी यू कि जो चीज़ आप आज सीखने वाले हो, ये चीज़ आपको पूरे इंटरनेट पे क्या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और जो लेटेस्ट अभी का स्ट्रक्चर है, करंट स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से डेटा फ्लो होता है जीएसटी रिटर्न के अंदर। GSTR 1 से IMS में जाएगा, IMS से आपके 2B में आएगा, 2B से आपके 3B में जाएगा। कैसे आप IMS में उसमें चेंज कर सकते हो, इनकी डेट्स क्या होती हैं, कब तक GSTR 1 फाइल होगी, GSTR 2B कब जनरेट होगी, किस तरीके से वो डेटा फ्लो होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। क्योंकि आगे मैं आपको सारे रिटर्न सिखाऊंगा डिटेल में, तो उनको समझने से पहले आपको ये जो पूरा प्रोसेस फ्लो है ना, वो एक बार समझना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल सेशन आज का रहने वाला है और मज़ा आएगा आपको। आप आज के सेशन में सीख के जाओगे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर की हैं। और जो आज की डेट में स्ट्रक्चर है, देखो जीएसटी हमारा 2017 में आया था। 2017 में GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। भाई 1 तो आपकी अभी भी है, बट 1 के साथ साथ एक 1A भी आ चुकी है, IFF भी आ चुका है। और GSTR 2 तो कभी आई नहीं, 2 की जगह पहले 2A थी। अब 2A का रेलेवेंस भी इतना नहीं रह गया, उसकी जगह पर 2B आ चुकी है। और GSTR 3 भी कभी नहीं आई, GSTR 3 की जगह GSTR 3B है। और 2B में अब तो IMS का फिल्टर लग के जो है वहाँ पे डेटा आता है। तो अब जो है स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है। तो जो नया स्ट्रक्चर है, क्या उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था और कैसे वो काम करता है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, तो आपको मैं टाइमलाइन की हेल्प से अब समझाने वाला हूँ कि एक प्रोसेस फ्लो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए किस तरीके से काम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। अपडेटेड टाइमलाइन, ड्यू डेट एंड हायरार्की ऑफ जीएसटी रिटर्न, इसको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जीएसटी में जो टैक्स पेयर है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होगा आपका मंथली टैक्स पेयर, जो मंथली काम करेगा, मंथली रिटर्न फाइल करेगा। एक होगा क्वार्टरली टैक्स पेयर। अब रिटर्न का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरीके से रहता है जीएसटी में, देखो जो करंट मंथ का आपका कंप्लाइंस है वो आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। लेट सपोज अगर अप्रैल मंथ का कंप्लाइंस है, अप्रैल मंथ की रिटर्न आपको फाइल करनी है, तो ये कब तक करनी है, तो इसका कंप्लाइंस मई मंथ में होगा। अप्रैल मंथ में जो भी आपने इन्वॉइसेस बनाए, उस पर जो आपको जीएसटी देना होगा वो मई मंथ के अंदर देना होगा। जो मई मंथ के अंदर आपने जितने इन्वॉइसेस बनाए, उसका जो कंप्लाइंस करना होगा वो जून मंथ के अंदर करना होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर ही अपना पूरा कंप्लाइंस जीएसटी का करके चलना होता है। इनकम टैक्स में किस तरीके से काम होता है बताइए, आईटीआर के अंदर कैसे काम होता है। आईटीआर जो है वो पूरे ईयर के लिए, आईटीआर साल में एक बार फाइल करते हो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आईटीआर का कंप्लाइंस आपका एनुअल कंप्लाइंस होता है। तो करंट ईयर की जो इनकम है उस पर आपको नेक्स्ट ईयर में जब आईटीआर फाइल करोगे तब उस पर टैक्स देना होता है। जीएसटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, मंथली बेसिस पर काम करता है। करंट मंथ का टैक्स आपको नेक्स्ट मंथ में गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, इस तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो आपका काम करेगा। अब इसमें 2 तरीके के टैक्स पेयर हैं, एक मंथली टैक्स पेयर होता है और एक क्वार्टरली टैक्स पेयर होता है। लेकिन क्वार्टरली टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं होता कि उसको टैक्स भी क्वार्टरली देना है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, आपको ज़रूर पता होगा, QRMP बोलते हैं हम इसको, QRMP। इसकी फुल फॉर्म होती है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। यानी रिटर्न आपकी जो फाइल होगी, गवर्नमेंट ने छोटे टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया कि आपको हम एक बेनिफिट दे देते हैं, जो रिटर्न होगी वो तो आप क्वार्टरली फाइल कर लो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेमेंट होगी वो मंथली बेसिस पर ही होगी। पेमेंट जो होगी वो आपकी मंथली बेसिस पर ही आपको करनी होगी। पेमेंट में कोई डिले नहीं होगा, पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर ही करनी होगी। उसके 2 तरीके होते हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बाकी जब हमारा क्यूआरएमपी का डिटेल सेशन आएगा वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कोई इनका डिटेल सेशन नहीं है, आज मैं बहुत सारी रिटर्न्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। R1, GSTR 1A, IFF हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, IMS हो गया, GSTR 3B हो गया।
बट ये उनका डिटेल सेशन नहीं है, उनका स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको मैं आज का सेशन बना करके दे रहा हूँ, जिससे आप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ सकें। आगे के सेशन में मैं एक एक रिटर्न को बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आज जस्ट उसका ओवरव्यू लेकर के चलना और उसका ऑब्जेक्टिव समझ के चलना, ठीक है। तो पेमेंट आपको मंथली करनी होगी, ठीक है, राइट सर। अब देखिए, यानी एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि सर एक आपका मंथली टैक्स पेयर होगा, एक क्वार्टरली टैक्स पेयर होगा। तो पहले मैं आपको एक मंथली टैक्स पेयर के लिए यहाँ बताता हूँ, उसके बाद क्वार्टरली टैक्स पेयर पे भी चलेंगे, क्यूआरएमपी पे भी चलेंगे। अच्छा, क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल कौन है, मैं एलिजिबिलिटी भी आपको वैसे साथ के साथ अभी बता देता हूँ। देखिए, क्वार्टरली के लिए अगर आप जाना चाहते हैं ना, क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई हुई है, आपकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो अप टू 5 करोड़ तक होनी चाहिए। 5 करोड़ तक अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप एलिजिबल हैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें जा सकते हो। अगर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो यस, तो आप क्यूआरएमपी में अपना काम कीजिए। अगर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते नो, तो आप नॉर्मली मंथली की तरह ही आपको काम करना होगा। अब आपको अपने क्लाइंट के लिए क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वो छोटा क्लाइंट है, ज़्यादा इन्वॉइसेस नहीं होते हैं, आईटीसी का कोई टेंशन नहीं है, तो आप आसानी से आराम से उसको क्यूआरएमपी स्कीम में डालिए, क्वार्टरली उसका काम कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मंथली वाले में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करने की कंप्लाइंस आएंगे, तो उससे आप बच जाओगे। तो जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल स्कीम रहती है, क्यूआरएमपी स्कीम में जा करके आप उनका काम भी कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ से अंडर जो है वो टर्नओवर होनी चाहिए। ओके सर, पहले मैं आपको मंथली के लिए कंप्लाइंस बताता हूं। अगर आप एक मंथली टैक्स पेयर हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से कंप्लाइंस आएंगे और किस तरीके से पूरी जीएसटी की टाइमलाइन आपके ऊपर अप्लाई होगी। देखिए, कौन कौन सी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेंगी। अगर आप मंथली के अंदर जाते हैं तो आपको एक तो GSTR 1 आपके ऊपर अप्लाई होगी, उसके बाद IMS आएगा, GSTR 2 भी आएगा और GSTR 3 भी आएगा। GSTR 1 जो होगी वो आपका आउटवर्ड, इसमें आपका आउटवर्ड सप्लाई का डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? आउटवर्ड सप्लाई, यानी अगर मैं प्यार से बोलूँ तो इसको सेल भी बोलते हैं, बट सप्लाई का मतलब कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। GSTR 1 में मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद एक होता है, अब IMS आ चुका है। अब IMS कैसे जनरेट होता है? आपका जो सप्लायर है जिससे आप गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हो या कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो आप, वो जब अपनी GSTR 1 फाइल करता है, तो वो आपके IMS में डेटा आता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका IMS में डेटा आएगा और IMS में आपका ITC का डेटा आता है। कौन सा डेटा आता है? ITC का। और IMS से वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? IMS से ट्रांसफ़र होता है GSTR 2B के अंदर, वो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब IMS से डेटा फ्लो होकर के कहाँ जाएगा? आपका GSTR 2B में जाएगा। पहले आपकी GSTR 2B डायरेक्ट जनरेट हो जाती थी, लेकिन अब 2B डायरेक्टली जनरेट नहीं होती, अब IMS होता है। IMS से आपकी 2B जनरेट होती है और 2B से फिर आपका ITC का डेटा कहाँ जाता है? 3B में जाता है। तो आपकी 3B में GSTR 1 से डेटा जाएगा, एक तो R1 से डेटा जाएगा, एक 2B से डेटा जाएगा। इन दोनों से, यहाँ से आउटवर्ड का डेटा गया, यहाँ से ITC का डेटा गया। उसके बाद आपका ITC सेट ऑफ हो जाएगा और जो नेट बचेगा वो आपको टैक्स GST पे करना होगा, पे करना होगा गवर्नमेंट को। इस तरीके से ये काम होता है। लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या होती है वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे अब आपको इसकी टाइमलाइन समझानी है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से काम करता है और इसकी टाइमलाइन क्या होती है, वो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से ये काम होता है। सो यहाँ पर देखो, अब जो हम GSTR 1 फाइल करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप कंप्लाइंस पिछले महीने का कंप्लाइंस करंट मंथ में करोगे, है ना। जो पिछले महीने आपने सेल की उसके लिए GSTR 1 आप करंट मंथ में फाइल करोगे, ठीक है। तो ये जो डेट है ये समझना, आप -1 ईयर के जितने भी इन्वॉइसेस है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करोगे। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी आप समझ जाओगे। जैसे GSTR 1 आप कब तक फाइल कर सकते हो? GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है? GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है? GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 11th तक आप फाइल कर सकते हो GSTR 1। कब तक फाइल कर सकते हो? 11 तक आप GSTR 1 को फाइल कर सकते हो। नाउ अब देखो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर अप्रैल मंथ में आपने कोई सेल करी है, अप्रैल मंथ में आपने सेल का बिल काटा, टैली के अंदर आपने चढ़ाया, सेल बिल आपने अप्रैल मंथ के अंदर काटे हैं, कई सारे सेल बिल काटे हैं। तो अप्रैल मंथ की GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होगी मुझे बताइए। अगर मैं बोल रहा हूँ 11 तक आपको करना है तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 11th ऑफ
मई तक, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में अप्रैल मंथ के जो सेल बिल है वो 11th ऑफ मई तक आपको अपनी GSTR1 के अंदर चढ़ाने होते हैं। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, GSTR1 जो है इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये रिटर्न क्या है, मैंडेटरी है। ये रिटर्न क्या होती है, मैंडेटरी है। अगर आप इस रिटर्न को फाइल नहीं करोगे तो आपके ऊपर लेट फीस लगाई जा सकती है, ठीक है। मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला लगाई जा सकती है, बिकॉज GSTR1 मैं आप कोई टैक्स पे नहीं करते हो, उसमें केवल आप अपनी सप्लाई को डिक्लेयर करते हो। आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई को GSTR1 के अंदर क्या किया, डिक्लेयर किया। कोई टैक्स की पेमेंट तो होती नहीं है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई लेट फीस नहीं लगाता, इवन दो आप GSTR1 लेट फाइल कर लो। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ऊपर फ्यूचर में नोटिस भेज करके GSTR1 की लेट फीस भी इंपोज कर सकता है, पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। और GSTR1 अगर आप लेट फाइल करते हो, अगर आप GSTR1 लेट फाइल करते हो तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको बता देता हूं जो आपको होंगे अगर आप 11 से लेट फाइल करेंगे उसको। तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस आपका ये निकल के आता है कि भाई अगर आप लेट फाइल करोगे तो लेट फीस में इंपोज, में इसलिए होता है क्योंकि मैंडेटरी नहीं होता, मतलब मैंडेटरी मतलब ये है कि ऑटोमेटिक नहीं होता, बट अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे, डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ऊपर लेट फीस के ऊपर इंटरेस्ट लेट फीस लगा सकता है अगर आप GSTR1 लेट फाइल करेंगे तो। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है कि जो आपका ITC है वो आपके रिसिपिएंट को, यहाँ रिसिपिएंट आएगा, सप्लायर नहीं, जो आपका रिसिपिएंट है उसको जो ITC मिलेगा वो लेट मिलेगा। वो लेट क्यों मिलेगा, क्योंकि 11 के बाद आपका GSTR2B का साइकिल चेंज हो जाता है। अब सर ये GSTR2B का साइकिल क्या होता है उसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, बस आप अभी इतना समझिए कि अगर आप अपनी GSTR1 ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, लेट फाइल करेंगे, तो आपका 2B का साइकिल चेंज हो जाता है। 2B का एक साइकिल होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और 2B का साइकिल लेट होगा तो वो आपकी काउंटर पार्टी जो आपका रिसिपेंट है उसको ITC भी लेट मिलेगा, तो उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं अगर आप लेट GSTR1 फाइल करते हैं तो, ठीक है। अभी हम मंथली टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइंड में ये कंसेप्ट रखना, मंथली टैक्स पेयर के लिए मैं अभी सारी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है सर। हमको क्लियर हो गया, 11 तक हमको अपनी GSTR1 फाइल करनी होती है अपने पिछले महीने की। उसके बाद आपका GSTR2B जनरेट होता है 14 को। अब 14 को क्यों सर, जब 11 को आपने R1 फाइल करवा दी तो 12 को जनरेट होना चाहिए, नहीं 14 को जनरेट होने का रीज़न ये होता है, अभी हम QRMP स्कीम पढ़ेंगे तो QRMP स्कीम में यहाँ पे GSTR1 फाइल करने के लिए एक रिलैक्सेशन दी हुई है, उनको 13 तक फाइल करनी होती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए 13 के बाद 14 की सुबह 14 को सुबह 12:01 पर जो है वो GSTR2B आपकी जनरेट हो जाती है। अब GSTR2B में भी सेम कंसेप्ट लगेगा जो मैंने आपको GSTR1 में अभी एक कंसेप्ट बनाया था कि भाई GSTR1 आप जो फाइल करते हो वो पिछले महीने का फाइल करते हो। तो अगर आज 14 है, लेट्स सपोज आज 14 Feb है, तो आज क्या है, वैलेंटाइन डे है सर आज। वैलेंटाइन डे पहले मना लो तुम, वैलेंटाइन डे तो है हमारा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि 14 Feb अगर आज है तो आज आपकी GSTR2B जनरेट हो गई, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से मंथ की 2B है ये बताइए आप। देखो पिछले महीने का काम कंप्लाइंस आप इस महीने में करोगे, तो ये जो आपकी GSTR2B जनरेट हुई है ये जनवरी मंथ की है। कौन से मंथ की है, जनवरी मंथ की GSTR2B जो आपकी जनरेट होगी वो कब जनरेट होगी, 14 Feb को वैलेंटाइन डे वाले दिन जनरेट हो जाएगी GSTR2B। अब GSTR2B आज की डेट में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सप्लायर के इनवॉइस से नहीं जनरेट होती है, पहले होती थी। अब मैं आपको लेटेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, अपडेटेड चीज़ बता रहा हूँ। आज की डेट में GSTR2B डायरेक्टली काउंटर पार्टी के R1 से नहीं आती, फिर कहाँ से आती है सर, अब आती है GSTR2B IMS पूल से। IMS का पूल है हमारा। IMS का पूल क्या होता है सर ये, चलो आपको IMS के पूल के बारे में समझाता हूँ। होगा क्या, आपकी काउंटर पार्टी है, ये मेरा एक पूल है। IMS की फुल फॉर्म होती है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरी 10 काउंटर पार्टी हैं जिससे मैं माल परचेज करता हूं। मैंने पिछले महीने परचेज किया, उन सब ने अपने अपने इन्वॉइसेस अपनी GSTR1 में डाले, वो सारे इन्वॉइसेस
कहाँ पर आएंगे मेरे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, कहाँ पर आएंगे मेरे, ये मेरा IMS है। तो जो दूसरी पार्टी जैसे जैसे अपनी GSTR1 फाइल करती रहेगी, पहले GSTR1 से डायरेक्टली आ जाते थे वो 2B में, अब डायरेक्टली 2B में नहीं आते, अब बीच में एक IMS आ गया। IMS के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है क्या, कि मैं उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकूं, उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकूं, या उस इनवॉइस को पेंडिंग में डाल सकूं। ठीक है, जो भी एक्शन मैं लूँगा। तो लेकिन IMS में ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप इसके पीछे ऑब्जेक्टिव समझोगे ना, गवर्नमेंट ने ये जो चेंज किए ना, मतलब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, GST को 10 साल के आसपास हो चुके हैं। क्यों किए ना, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप मुझसे खाली ये मैं आपको बताने लग जाऊँ ना, मैं आपको 10 घंटे की सेशन खाली इस टॉपिक पर दे सकता हूँ कि ये एक एक चेंज क्यों, क्योंकि हमारे सामने चेंजेस आए हैं। मैंने एक एक टॉपिक पर, IMS आया, मैंने एक एक टॉपिक पर 10-10 वीडियो यूट्यूब के ऊपर पोस्ट की हुई हैं। IMS में कैसे चेंज करना है, क्या करना है। तो मुझे इसकी पूरी, जो बोलते हैं ना, पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है हमने इस टॉपिक का, कि भाई अगर गवर्नमेंट IMS लेकर के आई तो क्यों लेकर के आई, पता है क्यों लेकर के आई। देखो कई बार इसके अंदर IMS के अंदर ना आप अपने ITC को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इंक्रीज़ तो कर ही नहीं सकते, लेकिन IMS से एक चीज़ हो जाती है, आप रिजेक्ट करोगे ना, देखो अगर एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा भाई, एक्सेप्ट करोगे तो वही होगा जो पहले होता था, मतलब वो डेटा आपके 2B में चला जाएगा, पहले भी 2B में जाता था। अच्छा, अगर आप रिजेक्ट और पेंडिंग कर दोगे तो उससे क्या होगा, रिजेक्ट और पेंडिंग करोगे ना अगर आप अपने IMS में किसी इनवॉइस को, तो आपका ITC कम हो जाएगा। ITC अगर आप कम कर रहे हो, ITC कम करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर IMS लेकर के आ गई। और एक दो चीज़ें और थी, वो मैं भी डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, मैं IMS का एक डिटेल सेशन रहेगा, उसमें मैं आपको इसकी पूरी R&D वहाँ पे बताऊँगा कि क्या किस तरीके से काम करता है। बट एक कंसेप्ट तो क्लियर है आपका भाई, IMS से ना आपका ITC कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। IMS में अगर आप रिजेक्ट करोगे या पेंडिंग करोगे तो आपका ITC कम हो जाएगा। ठीक है, तो ITC को हटाने के लिए, गलत ITC को आ रहा है उसको हटाने के लिए यहाँ IMS के अंदर ही फिल्टर लगा दिया गया कि आप IMS से उसको रिमूव कर लीजिए, आप अपने सारे इन्वॉइसेस को चेक कर लीजिए, ये सारी, क्योंकि 2B के अंदर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। 2B में मान लो कोई गलत इन्वॉइस आ गया तो आप उसको हटा नहीं सकते, वो आपके GSTR 3B में जाएगा ही जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक फ़िल्टर लगाते हैं। अब फिल्टर 2B में लगा नहीं सकते क्योंकि 2B तो लॉ में लिखा है एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, तो उसमें कोई आप एडिट कर नहीं सकते। उन्होंने बीच में एक पॉइंट डाल दिया IMS का, IMS का एक पूल बनाया, जितने भी आपके सप्लायर हैं वो सारे इन्वॉइसेज IMS पूल में डालेंगे और IMS पूल से आपका GSTR 2B जनरेट होगा। और वो 2B कब जनरेट होगा, 14th ऑफ एवरी मंथ को जनरेट होगा, लेकिन वो प्रीवियस मंथ का होगा। यानी अगर 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन अगर कोई GSTR 2B जनरेट हो रहा है तो वो कौन से मंथ का 2B है, वो जनवरी का 2B है। ठीक है, इस तरीके से 14 को आपका 2B जनरेट हो गया। अब आपका जब 2B जनरेट हो गया, अब आप अपनी 3B फाइल कर सकते हो। देखो आज की डेट में अगर आप बोलोगे ना, GST की रिटर्न फाइलिंग जो है ना वो सीक्वेंशियल हो चुकी है। आप ऐसा अगर करो नहीं कर सकते कि अगर नील की रिटर्न है तब तो आप साथ के साथ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई अगर सेल परचेज है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई सेल है या कोई भी परचेज है तो भाई सबसे पहले GSTR 1 फाइल करो, उसके बाद 14 तक का वेट करो GSTR 2B जनरेट होने का। जब 2B जनरेट हो जाएगी उसके बाद आप अपनी GSTR 3B फाइल करो अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर। ठीक है, तो जैसे आपकी ये 2B जनरेट हुई उसके बाद आप आगे जाओगे 20th को, 20th ड्यू डेट होती है। अभी मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी रखना, अभी हम कौन से पॉइंट पे हैं। अभी हम मंथली वाले टैक्स पेयर के लिए पूरी हायरार्की चेक कर रहे हैं कि पूरे मंथ में क्या क्या एक मंथली टैक्स पेयर को GST के कंप्लाइंस करने हैं, रेगुलर टैक्स पेयर को। तो 20 को जो है उसको क्या करना है, इस प्यारे को 20 को अपनी GSTR 3B जो है वो फाइल करनी है। वो फाइल करने की ड्यू डेट है 13 तक। अब 2B से ITC का डेटा आ जाएगा और R1 जो आपने फाइल की वहाँ से आउटवर्ड का डेटा आ जाएगा। एंड यहाँ आप अपनी 3B में जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप 3B से पे कर सकते हो। अब एक चीज़ आपने नोटिस की, 3B के अंदर मैंने बोला आप टैक्स क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। इसीलिए GSTR 3B अगर आप लेट फाइल करोगे, सर हम तो 20 के बाद फाइल करेंगे, तो आपके ऊपर लेट फीस लगती है। और ये वाली जो लेट फीस होती है ये ऑटो कैलकुलेट होती है। क्या होती है, ऑटो कैलकुलेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट मंथ के 3B में ये आती है। नेक्स्ट मंथ के 3B में आपको ये पे करना होता है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से हायरार्की काम करेगी। पहले आप अपना R1 फाइल करोगे, उसके बाद 2B फाइल करोगे, उसके बाद 3B फाइल करोगे।
इस तरीके से आपको ये पूरी हायरार्की फॉलो करनी होगी। अगर आप किसी एक मंथ की 3B फाइल नहीं करते तो आप नेक्स्ट मंथ की GST 1 फाइल नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट मंथ का 2B आपका जनरेट भी नहीं होगा। तो ये अब सीक्वेंशियल हो चुकी है सारी चीज़ें। पहले क्या होता था, अब क्यों हुई है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सीक्वेंशियल करने का लॉजिक क्या था, देखो लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ। जब फेक ITC की चेन बनती थी तो किस तरीके से बनाई जाती थी, आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हम खड़े हैं ना, तो उसके पीछे आप ये समझो हज़ारों माइंड लगे हुए हैं। गलत माइंड भी लगे हैं और फिर इसको ठीक करने के लिए सही माइंड भी लगे हैं। अब गलत माइंड क्या लगे, लोग पहले क्या करते थे, ये सीक्वेंशियल फाइलिंग नहीं थी। मतलब मैं अपनी 3B अगर नहीं भी फाइल करूँ ना, तब भी GSTR 1 खाली फाइल करता हुआ चलूँगा और 3B फाइल नहीं करूँगा। अब एक जो फ्रॉड पर्सन है जिसको फेक ITC की चेन बनानी है, वो क्या करेगा, अपने गांव देहात में जाएगा, 50-100 पैन कार्ड बनवाएगा, 50-100 इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेगा उनसे, उनके नाम से GST नंबर बनवा लिए, 100 GST नंबर बनवा लिए, 100 GST नंबर पर करोड़ों की सेल कर दी। कितने करोड़ की सेल हो गई, 1-1 करोड़ की सेल अगर एक GST पे भी होगी, 100 करोड़ की सेल कर दी, R1 में दिखा दी, पूरे 12 महीने तक करी भाई, हजारों करोड़ों का यहाँ पर उसने क्या करा, R1 में तो फाइल कर दी। अब R1 में फाइल करने पर कोई टैक्स थोड़ी देना होता, R1 तो एक आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है। उसके बाद 3B में कोई भी पेमेंट ही नहीं करी। अब भाई सर ऑफिसर ने पकड़ा नहीं, डिपार्टमेंट ने पकड़ा नहीं। देखो डिपार्टमेंट जब छोटे छोटे केस होते हैं तो ऐसे एकदम से तो आएगा नहीं, जब बहुत बड़ा ITC बन जाएगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, तब वो हाईलाइट होगा। और फिर डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। अब ऐसा थोड़ी है कि हर किसी का वो मैनुअली बैठ करके चेक करे, तो पकड़े तो जाते हैं। अब जब पकड़े जाते हैं, लेट्स सपोज 2 साल के बाद पकड़ा गया, आपने 5 GST नंबर उसमें से पकड़ लिए कि भाई 3B में आपने पे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, टैक्स पेयर तो है ही नहीं वो अवेलेबल। टैक्स पेयर तो वो गांव देहात से आप लाए थे ना, टैक्स पेयर का पता, कौन फाइल कर रहा है उसका भी कुछ नहीं पता, और हवा हवा में R1 खाली फाइल हुई है, 3B फाइल ही नहीं होती थी, क्योंकि टैक्स की पेमेंट 3B से होनी है। अब 3B में टैक्स की पेमेंट कर दूंगा तो मैं ITC कैसे खड़ा करूंगा अपना। तो मैंने क्या किया, मैंने GSTR 1 में दूसरी पार्टी को, जितनी भी मेरी पार्टियां थी, उन पार्टियों को मैंने इनवॉइस काट करके दे दिए, क्योंकि देखो आप एक चीज़ समझे, मैंने आपको अभी एक हायरार्की दिखाई थी IMS वाली। IMS में डेटा कहाँ से जाता है, GSTR 1 से जाता है। IMS में डेटा कहाँ से जाता है, GSTR 1 से IMS में डेटा जाता है। तो भाई जो फ्लो चल रहा है वो तो R1 से चल रहा है ना। तो फ्रॉडस्टर ने, स्कैमर्स ने क्या किया, R1 को फाइल किया धड़ल्ले से, 3B फाइल ही नहीं करी, और क्योंकि वो GST नंबर भी फेक है, हवाई GST नंबर है, तो फिर इस तरीके से उन्होंने पूरे साल 2-2 साल 4-4 साल तक पूरी लाखों हजारों करोड़ों की चेन बना दी यहाँ पर बहुत सारे GST नंबर लेकर के। तो भाई अब गवर्नमेंट ने इसको ठीक कैसे किया जाए, 2-3 तरीके अपनाए गए। एक तरीका तो ये कि सीक्वेंशियल फाइलिंग कर दो। भाई 1 महीने की अगर आप 3B फाइल नहीं करोगे, अगले महीने की R1 फाइल नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, भाई सर 1 महीने तो वो फेक डाल सकता है ना, हाँ 1 महीने फेक डाल सकता है, लेकिन जब तक उस महीने में 3B में पे नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट मंथ में कैसे जाएगा। तो इसीलिए सीक्वेंशियल कर दिया गया। दूसरा यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी गई, GST के अंदर एक कंडीशन ऐड कर दी गई कि भाई जब तक काउंटर पार्टी GSTR 3B में टैक्स की पेमेंट नहीं करेगी तब तक आप एलिजिबल नहीं हो ITC को क्लेम करने के लिए। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल करके जो फेक ITC की चेन बनाते थे लोग, सालों साल तक चल रहा है। R1 फाइल हो रही है, 3B उसकी फाइल ही नहीं हो रही है, टैक्स की पेमेंट हो नहीं रही है, बस R1 के थ्रू इनपुट ट्रांसफर हुए जा रहा है। उसको बंद करने का एक जो तरीका था यहाँ पर, वो सीक्वेंशियल फाइलिंग थी। सीक्वेंशियल फाइलिंग मतलब आपने पिछले महीने की 3B फाइल नहीं करी, भाई आप करंट मंथ का काम नहीं कर पाओगे, करंट मंथ की R1 ही फाइल नहीं कर पाओगे जब तक पिछले महीने की 3B फाइल करके टैक्स की पेमेंट नहीं करोगे। तो अच्छा सर अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, अगर इसके अंदर मैं घुस गया ना, मैं आपके 5 से 10 घंटे इसी टॉपिक पर ले जाऊँगा कि ये क्यों हुआ, क्यों ये चेंज आए, और आज हम जहाँ खड़े हैं उसका रीज़न क्या है। देखो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने R1 में तो फेक दिखाया, मैं 3B में भी फेक क्लेम कर लेता हूँ ना, 3B में भी फेक ITC ले लेता हूँ, क्या पता चल रहा है किसी को, मैं फेक एक्सिस ITC 3B में भी ले लेता हूँ। भाई उसके लिए फिर रूल 88C 88D लेकर के आया गया कि अगर आपके R1 और 3B में या GSTR 2B से ज़्यादा अगर आपने ले लिया एक लिमिट से ITC, तो उस केस में ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है कि उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। अब जो ऑफिसर है, GST ऑफिसर है, वो सारे GST को नहीं देख सकता भाई,
तो उस केस में उन्होंने वो रूल लेकर के आए कि अगर आपका एक लिमिट से ज़्यादा आपने 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया या आपने 3B में लायबिलिटी कम पे किया, R1 में ज़्यादा आ रही है, एक लिमिट से ज़्यादा लिमिट लगाई हुई है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको नोटिस भेज देगा। अब नोटिस भेजेगा, फिर आप रिप्लाई दोगे। अब जब रिप्लाई दोगे तो फिर तो वहाँ पर डिपार्टमेंट एक बार चेक करेगा कि आपने क्या रिप्लाई दिया, क्या डिस्क्रिपेंसी थी। तो इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम भी अब पोर्टल के ऊपर लगा दिया गया। बहुत सारे चेक हैं। मैं अगर आज 10 साल का पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कैमर्स ने किस तरीके से, फ्रॉडस्टर्स ने किस तरीके से काम किया वो भी हम पता है, और कैसे डिपार्टमेंट ने उसको ठीक किया वो भी हमको पता है। और एज अ प्रोफेशनल आपको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा जीएसटी जो है वो डेवलप हुआ है, ये जीएसटी स्ट्रक्चर है, जीएसटी रिटर्न का सिस्टम जो है ये किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि क्यों ये चीज़ें सीक्वेंशियल की गई और क्यों पुरानी 3B को, प्रीवियस मंथ की 3B को मैंडेटरी किया गया करंट मंथ की R1 को या 2B को जनरेट करने के लिए। ओके सर, चलिए, तो ये आपने मंथली वालों के लिए यहाँ पर पूरी चीज़ समझ ली कि मंथली वाला जो टैक्स पेयर है वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से यहाँ पे उसकी जीएसटी की रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे मंथली में ड्यू डेट समझ गए। 11 जो होती है R1 की, फिर 2B जनरेट होगी, फिर 3B की 22 होती है, और लेट फीस आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद GSTR 1A भी एक आई है, उसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। अब 1A में क्या हुआ, 1A क्यों लेकर के आई गवर्नमेंट, 1A का ऑब्जेक्टिव क्या था। 1A का ऑब्जेक्टिव ये था, देखो लोगों ने तो 1A की कभी डिमांड की नहीं। लोगों की डिमांड, टैक्स पेयर की या टैक्स प्रोफेशनल की डिमांड ये थी कि भाई सरकार आप एक काम करो, आप हमको एक फैसिलिटी दो जिससे हम अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकें या रिवाइज कर सकें। अब गवर्नमेंट ने बोला रेक्टिफाई या रिवाइज करने की फैसिलिटी तो जीएसटी में है ही नहीं और उसको हम दे भी नहीं सकते। वट एवर द रीज़न, उनके जो भी रीज़न है उन्होंने लॉ में डाले नहीं था स्टार्टिंग से, तो रेक्टिफिकेशन और रिवाइज करने की तो कोई फैसिलिटी जीएसटी में है नहीं। अब उन्होंने बोला कि देखो एक आपको हम फंक्शन दे देते हैं, एक फैसिलिटी दे देते हैं। अगर आपने GSTR 1 में कोई गलती कर दी, GSTR 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स है, आपने कोई गलती कर दी और आप उसको ठीक करना चाहते हो, आप उसको अमेंड करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप 3B की फाइलिंग से पहले पहले उसको ठीक कर सकते हो। अब ये भी यहाँ पर भी गवर्नमेंट का अपना स्वार्थ छिपा था। क्या स्वार्थ था यहाँ पर, देखो अगर आपने R1 में कोई गलती कर दी तो आप 3B तो गलत फाइल करोगे नहीं। R1 में चलो गलती से हो गया भाई, एक जीरो ज़्यादा लग गया, 10 लाख था, 10 लाख की जगह 10 करोड़ हो गया, नहीं 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ हो जाएगा एक जीरो से, तो 10 लाख की जगह 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ की वो ट्रांजेक्शन आपने डाल दी वहाँ पर। अब भाई R1 में तो वो ज़्यादा आ गया, 3B में आप कोई एक्सेस थोड़ी पे करोगे। 3B में 10 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लायबिलिटी पे कर दोगे क्या, नहीं सर। 3B में तो भाई जब जेब से पैसा जाएगा, जब बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा तो आप देखोगे ना भाई इतना कैसे टैक्स बन गया यार। फिर आप देखा तो ओहो एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो आप क्या करोगे, 3B में ज़्यादा थोड़ी पे करोगे, 3B में आप कम पे करोगे। अब यहाँ डिपार्टमेंट भी परेशान भाई, कई बार ह्यूमन एरर, क्लरिकल एरर की वजह से ये परेशानी होती थी। अब डिपार्टमेंट वालों ने फिल्टर लगाया कि भाई 1 करोड़ की सेल है, 3B में केवल 10 लाख पे हुआ है, उन्होंने नोटिस भेज दिया। बाद में पता चला ये तो ह्यूमन एरर थी भाई, गलती से हुआ था। अब डिपार्टमेंट भी क्या करे, उस केस में क्या है, कुछ है थोड़ी उस केस में, वो तो क्लरिकल एरर है भाई। जब इनवॉइस 10 लाख का है तो 10 लाख के ऊपर उसने पे कर दिया, गलती से डाल दिया था R1 में 1 करोड़ रुपए, वो उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के भी रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, फालतू के नोटिस भेज रहे हैं वो, तो उन्होंने बोला इसको कैसे ठीक किया जाए। देखो इसको ठीक करने का एक तरीका सुझाया गया कि एक काम करो, आप GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में एक रिटर्न डाल दो, उसको अमेंडमेंट रिटर्न बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट की रिटर्न है या GSTR 1 को चेंज करने की रिटर्न है। मतलब जो डेटा आपने अपनी GSTR 1 में डाला उसी डेटा को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप GSTR 1A की हेल्प से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, GSTR 1A की हेल्प से आप उसको चेंज कर सकते हो, जिससे आपकी GSTR 3B जो है वो सही से फाइल हो जाए। सर एक बात बताओ, जैसे मैंने GSTR 1 में मान लो गलती कर दी करंट मंथ में, तो मैं उसको नेक्स्ट मंथ में ठीक भी तो कर सकता हूँ। नेक्स्ट मंथ में भी तो अमेंडमेंट का ऑप्शन तो आता ही है ना। GSTR 1 में मैंने आपको 2 सेक्शन पढ़ाऊंगा, एक होता है रिकॉर्ड ऐड करने का, एक अमेंडमेंट का सेक्शन। सर मैं नेक्स्ट मंथ उसको जाके अमेंड कर दूंगा, मैं क्यों GSTR 1A को फाइल करूं। देखो नेक्स्ट मंथ भी आप अमेंड कर सकते हो, वो फैसिलिटी आपकी हमेशा अवेलेबल है। नेक्स्ट मंथ जाकर के आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, येस यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका टैक्स इंपैक्ट पड़ रहा है, टैक्स इंपैक्ट पड़ रहा है, 3B में इंपैक्ट पड़ेगा, तो 3B से तो मैच कराओगे ना। इसीलिए आप GSTR 1A से वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जहाँ आपका टैक्स प्लस या माइनस हो रहा है ना, जिससे आप टैक्स की पेमेंट सही से कर सको। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई टैक्स की, देखो R1 में गलती हो गई,
कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स आप सही पे करना। तो सही पे करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला एक GSTR 1A लेकर के आ जाते हैं हम। जैसे ही आप GSTR 1 फाइल करोगे उसके बाद अब देखो आपको इसी से पता चल गया होगा कि GSTR 1A फाइल कब होगी। अगर मैं 1A की आपको ड्यू डेट बताऊं तो फाइल कब होगी, GSTR 1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले। 1 फाइल करने के बाद और उस 3B फाइल करने से पहले उसी मंथ की। GSTR 1A आप पुराने मंथ के लिए फाइल नहीं कर सकते। भाई 6 महीने पहले आपने कोई GSTR 1 में गलती की थी, क्या आप अब 1A से उसको ठीक कर सकते हो? नहीं, 1A सेम पीरियड के लिए फाइल की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 1A आप पुराने के लिए फाइल नहीं कर सकते। ये मैं अपने इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता हूँ कि दो महीने पहले मैंने गलती की थी, बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ GSTR 1A से ठीक कर सकते हैं वो? तो वैसे काफ़ी ये ठीक ही आंसर आता है, पता होता है लोगों को। GSTR 1 एक सेम पीरियड के लिए होती है, जिस मंथ का काम आप कर रहे हो उसी मंथ क्या ठीक कर सकते हो। पुराने मंथ का ठीक आप GSTR 1A से नहीं कर सकते। सर पुराने मंथ की अमेंडमेंट कैसे करें? पुराने मंथ की अमेंडमेंट नॉर्मली GSTR 1 के अंदर जो अमेंडमेंट का सेक्शन 1 होता है वहाँ पे आपको करनी होती है। GSTR 1 में जो अमेंडमेंट होता है वो GSTR 1 में भी एक ऑप्शन होता है अमेंडमेंट का, ठीक है, तो उसमें आप पुराने मंथ की अमेंडमेंट कर सकते हो। 1A में आप करंट मंथ की GSTR 1 आपने फाइल कर दिया तो उसके बाद 1A की हेल्प से आप उसको ठीक कर सकते हो, जिससे 3B में जो टैक्स पे हो रहा है वो आप सही से टैक्स की पेमेंट करो, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका पीरियड देखेंगे तो GSTR 1 के बाद में मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ से लेकर और 3B के फाइल होने के पहले पहले तक आप इसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जैसे GSTR 2B है या IMS है, ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, तो ये आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। GSTR 1A है, ये भी ग्रीन कलर में है, तो ये मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये ऑप्शनल रिटर्न होती है। GSTR 1A एक ऑप्शनल रिटर्न है। अगर आपको लगता है कि भाई आप अगले महीने के GSTR 1 में उसको ठीक करोगे, 1A से उसको ठीक करना नहीं चाहते हो, आप नेक्स्ट मंथ के 1 में उसको ठीक करोगे, तो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है GSTR 1A। अगर आप नहीं फाइल करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके ऊपर लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी। आप नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में भी उसको ठीक कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो GSTR 1A का बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आप जो लायबिलिटी 3B में पे करो ना वो सही पे होनी चाहिए, ठीक है। और 1A ऐसा नहीं है, 1A बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इंपैक्ट करती है। आप जब GSTR 9 भी फाइल करते हो या GSTR 3B भी जब आप फाइल करते हो तो दोनों जगह आपकी GSTR 1 और GSTR 1A दोनों रिटर्न्स को कंसिडर करके ही डेटा वहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलिए सर, मंथली वालों के लिए मैंने आपको एक टाइमलाइन और सीक्वेंस यहाँ पर समझाया। अब क्वार्टरली वालों के लिए समझते हैं। क्वार्टरली वालों के लिए टाइमलाइन और सीक्वेंस क्या रहता है GST रिटर्न फाइल करने का। देखिए क्वार्टरली वालों की अगर बात करें तो क्वार्टरली वालों के लिए GSTR 1 और साथ में एक रिटर्न और आ जाती है IFF। फिर आपका होता है IMS भी आता है, 2B भी आता है और 3B भी आता है। यहाँ पे जो 2B और 3B और GSTR 1 है ये आपके क्वार्टरली बेसिस पर रहते हैं। किस बेसिस पर रहते हैं? क्वार्टरली आपको फाइल करने होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं क्वार्टरली के अंदर ऑप्ट कर लेता हूँ तो भाई मुझको GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करनी है, 3B भी क्वार्टरली फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, रिटर्न कैसे जाएगी? क्वार्टरली जाएगी। पेमेंट मंथली करनी है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। लेकिन एक परेशानी नहीं आएगी। क्या परेशानी आएगी सर? भाई मान लीजिए मैं किसी को सेल कर रहा हूँ करंट मंथ में, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। तो फर्स्ट मंथ को मैं M1 बोल रहा हूँ, सेकेंड मंथ को M2 बोल रहा हूँ और थर्ड मंथ को M3 बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई सेल करी मंथ नंबर 1 में, मंथ नंबर 1 में क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है उसमें मैंने सेल करी। अब ये जो सेल हो रही है इसके लिए मैंने सेल इनवॉइस यहां पर बनाया। ये जो सेल हो रही है ये कब रिपोर्ट करोगे आप? क्वार्टर में रिपोर्ट करोगे। जब क्वार्टर तो 3 महीने का होता है तो क्वार्टर में आप इसको रिपोर्ट करोगे। तो दूसरी पार्टी को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दूसरी पार्टी को जो ITC मिलता है वो मेरे R1 फाइल करने से मिलता है। अगर मैं R1 क्वार्टरली फाइल करूंगा तो मेरी दूसरी पार्टी को जो ITC मिलेगा वो लेट मिलेगा, दूसरी पार्टी मेरे साथ काम ही नहीं करेगी। छोटे व्यापारियों के लिए लाई थी गवर्नमेंट QRMP स्कीम, और छोटे व्यापारियों से काम छिन जाएगा, क्योंकि भाई कोई काउंटर पार्टी क्यों आपसे परचेज करेगी? आप बताओ ना। जब उसको एक पार्टी जो है जो मंथली में रजिस्टर्ड है वो हर महीने उसको ITC प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी सेल करती है बिल काट के प्रॉपर ITC प्रोवाइड करती है, और आप वही ITC 3 महीने में प्रोवाइड करोगे उसको, तो वो आपके साथ क्यों काम करे? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये बात तो सही है,
हमको कोई ऐसी फैसिलिटी तो देनी चाहिए क्यूआरएमपी वालों को कि वो आईटीसी मंथली ट्रांसफर कर सके। अब जीएसटीआर 1 तो दे नहीं सकते, जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली जाएगी। तो एक फैसिलिटी दे दी गई, एक फैसिलिटी दे दी गई कि आपके M1 और M2 के लिए, M1 और मंथ 1 और मंथ 2 के लिए आप जो ये वाली रिटर्न्स फाइल करोगे, ये वाली जो रिटर्न्स होंगी मंथ 1 और मंथ 2 के लिए, आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हो। कौन सी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, राइट सर। अच्छा, अब IFF का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, एक फैसिलिटी है। अब जब कोई फैसिलिटी आपको दी जाती है तो कंपल्शन के साथ थोड़ी दी जाती। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, भाई मैं नहीं लेना चाह रहा फैसिलिटी है, मैं इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे रहे हैं, हमको एक फैसिलिटी मिल रही है, मुझे नहीं लेनी वो। इसी तरीके से ये भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, भाई मुझे नहीं लेनी, मेरे को नहीं करनी IFF फाइल। भाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेट फीस नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगाएंगे कि आपने IFF फाइल नहीं किया। तो इसीलिए ये भी एक ऑप्शनल रिटर्न होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। IFF क्या होती है? एक ऑप्शनल रिटर्न होती है। ठीक है, अब इसकी हायरार्की को हम समझेंगे। इसकी हायरार्की समझेंगे किस तरीके से समझेंगे? तीनों मंथ के लिए समझेंगे, M1 के लिए भी समझेंगे, M2 के लिए भी और M3 के लिए भी। मतलब पहले महीने के लिए भी, दूसरे महीने के लिए भी और तीसरे महीने के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ के लिए जब आप फाइल करोगे, अब यहां पर भी सेम कंसेप्ट फॉलो होता है। जैसे मैं आपको ना यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे लेट्स सपोज अप्रैल Q1 की बात करते हैं, मई और जून। ठीक है, ये 3 मंथ है, अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल मंथ में जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप इनवॉइस बना रहे हो, उसके लिए IFF की जो ड्यू डेट मैं आपको अभी बताऊंगा, वो अप्रैल मंथ के लिए कंप्लाइंस नेक्स्ट मंथ में होगा ना, मई में करोगे। मई मंथ के लिए कंप्लाइंस जून में करोगे, और जून मंथ के लिए कंप्लाइंस, ये तो पूरे क्वार्टर का कंप्लाइंस जाएगा क्योंकि अब क्वार्टरली आप फाइल करोगे, ये कंप्लाइंस जुलाई के अंदर आप करोगे। समझ गए? तो जैसे हमने मंथली में सीखा था कि भाई कंप्लाइंस आपको नेक्स्ट मंथ में करने होते हैं, जो रिटर्न फाइलिंग है वो नेक्स्ट मंथ में आपको करनी होती है, तो उसी तरीके से यहां पर अगर M1 की बात करें तो अप्रैल मंथ के लिए ये मई की डेट है, मई। ठीक है, अगर आप अप्रैल मंथ लोगे, M1 आपका कौन सा है? ये आपका M1 है अप्रैल मंथ, ये आपका M2 है मई मंथ, और ये आपका M3 है। और M3 में तो आपका पूरा क्वार्टर आ जाएगा, M3 में तो पूरा ये क्वार्टरली काम होगा आपका। ठीक है, तो M1 ये मई मंथ में काम होगा आपका। ये अप्रैल की रिटर्न, अप्रैल की IFF आपको कब तक फाइल करनी है? ध्यान से देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। अप्रैल की IFF जो आपको फाइल करनी है वो आपको 13th तक फाइल करनी होती है। कब तक फाइल करनी होती है? 13 तक फाइल करनी होती है। तो अप्रैल के लिए डेट क्या रहेगी अगर अप्रैल की बात करें? बोलिए, 13 मई। ठीक है, इस डेट तक फाइल करनी होगी। राइट सर, IFF के लिए हम समझ गए। सर अगर हम फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर 13 तक हमने फाइल नहीं किया, क्या हम 14 को फाइल कर सकते हैं? नहीं, 14 को ये रिटर्न क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। 14 को आप इसको फाइल ही नहीं कर पाओगे, यानी अगर जैसी ये डेट निकली उसके बाद ये रिटर्न क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे IFF को उस मंथ के लिए। सर हमको तो इनवॉइस चढ़ाने थे, भूल गए, तो अगले महीने के IFF में उसको इंक्लूड कर देना। आप अगले महीने का IFF में भी नहीं कर पाए तो भाई जो क्वार्टरली R1 फाइल करोगे उसमें इंक्लूड कर देना। लेकिन एक बार IFF एक्सपायर हो गई तो उसको आप फाइल नहीं कर सकते, इसलिए 13 के बाद में आप IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और IFF की भी एक लिमिट होती है कि IFF में केवल आप 50 लाख की टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो। IFF कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता IFF में। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, IFF का ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरी पार्टी को ITC ट्रांसफ़र करना है ना, तो IFF में आप केवल B2B इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। B2C की कोई भी इंफॉर्मेशन आप IFF में नहीं डालोगे, क्योंकि B2C से कोई काउंटर पार्टी को ITC तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए B2C की इंफॉर्मेशन IFF में देने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, इसीलिए उसमें केवल B2B की इंफॉर्मेशन जाती है। ये चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा, IFF का, IMS का, इन सभी का आगे डिटेल सेशन आएगा तो इन चीज़ों पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी मुझको आपको समझाना है, बिकॉज अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें एक बार आपको मुझे ओवरव्यू इन सभी का देना पड़ेगा।
देखो ये क्लासेस और ये सेशन आपको अगर बोरिंग लग रहे हैं ना कि किसी काम के नहीं है, आई कैन गारंटी यू आपको ये टाइमलाइन एक बार क्लियर हो जाएंगी ना, तो मैं आगे के सेशन को बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से और आराम से आपको समझा पाऊंगा। अदरवाइज ये टाइमलाइन में ही घूमते रह जाओगे। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईएमएस, जब मैं आपको 2B समझा रहा हूँ और मैं वहाँ पे आपको कट ऑफ डेट और साइकिल 2B का समझाऊंगा, तो वहीं पे घूमते रह जाओगे आप, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है इन टाइमलाइंस की। 13 तारीख तक क्वार्टरली, मंथ 1 के क्वार्टर के लिए आपने मंथ 1 जो है उसके लिए आपने 13 तक आईएफएफ की ड्यू डेट है। उसके बाद देखिए आपका जो 2B होता है वो यहाँ पर क्वार्टरली जनरेट होगा, क्वार्टरली आपका यहाँ पर 2B जनरेट होगा, क्योंकि 3B तो आप क्वार्टरली फाइल करोगे ना। अब जो पर्सन क्वार्टरली में है वो मंथली तो फाइल करेगा नहीं अपना, तो उसका जो 2B जनरेट होता है वो क्वार्टरली 2B जनरेट होता है। उसके बाद सर लेकिन एक चीज़ बताओ, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये QRMP स्कीम होती है। MP का मतलब क्या होता है? MP का मतलब होता है मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट, इसका मतलब अगर मैंने कोई M1 में सेल की है तो इस पे जो GST बन रहा है, जो इस पे टैक्स बन रहा है, पेमेंट तो मुझको मंथली करनी होगी ना, पेमेंट थोड़ी मैं क्वार्टरली रखूंगा। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने, पेमेंट आपको मंथली ही करनी होगी। अप्रैल मंथ के लिए अगर आपको QRMP में है और अप्रैल मंथ का काम है तो उसके लिए आपको 25 ड्यू डेट होती है, 25 मई तक आपको पेमेंट करनी होती है GST की। अब पेमेंट करने के दो तरीके गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, एक होता है फिक्स सम बेसिस, एक होता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। फिक्स सम बेसिस में आप क्या करोगे, 35% ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश पेड इन लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में आपने अपनी 3B फाइल की होगी, आप क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली वाली 3B आपने फाइल की होगी, ठीक है। क्वार्टरली 3B के अंदर आपने जितना अमाउंट कैश में पे किया, मतलब बैंक कैश का मतलब होता है वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश जब यहाँ बोलते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने आपको समझा दिया था ओवरव्यू वाले सेशन में। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जितना भी आपने पे किया उसका 35% आप मंथ 1 में पे कर दो, 35% मंथ 2 में कर दो, और लास्ट क्वार्टर में तो आप पेमेंट कर ही दोगे एक्चुअल में। अब ये पेमेंट जो PMT 06 से होती है ना, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि PMT 06 से कोई आप पेमेंट कर रहे हो। PMT 06 से चालान बना करके आप कैश लेजर में बैलेंस खाली ऐड करते हो। PMT 06 से आपके कैश लेजर में वो बैलेंस आ जाता है, ठीक है, यानी GST के वॉलेट में आपने वो पैसा ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सेल्फ असेसमेंट बेसिस कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या करना होगा भाई, आप निकालो कि अप्रैल मंथ में कितनी सेल की आपने। अप्रैल मंथ में हमने 1 लाख रुपए की सेल की। आपको खुद निकालना होगा कि भाई अपनी वर्किंग करनी होगी कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है अप्रैल मंथ में। भाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई है 1 लाख रुपीज़ की, जिसके ऊपर मेरा GST बनता है 18%, तो 18,000 का ये GST बन गया। मैं टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, IC और सारा मिला करके। और ITC, सर ITC पता कैसे चलेगा? ITC आप अपने 2A से देख सकते हो, 2A में भी वो डेटा आ गया होगा तो आपको पता चल जाएगा अप्रैल मंथ में कितने का ITC आपका आया। लेट सपोज 30,000 का आपने परचेज़ किया है और 30,000 का 10,000 ले लो यार, 30,000 फिर वो मेरे को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, मैं भी कैलकुलेटर खोलना नहीं चाह रहा। 10,000 ले लो तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 10,000 का ITC है और लेट सपोज वो भी 18% है, ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 1800 आ गया। तो इसमें से ITC माइनस कर दो, जो भी आपका बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है, 2,000 माइनस करोगे तो 16,200, ठीक है। ये आपको कैश में पे करना है, तो आप क्या करो, कैश में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर इतने का चालान बना करके इतना कैश GST पोर्टल के ऊपर ऐड कर दो बस। सर हम तो ऐसा करते नहीं है, हम तो पता है क्या करते हैं, हम तो क्वार्टरली में ही पूरा कर देते हैं, हम मंथली में नहीं करते। जो क्वार्टरली 3B फाइल करते हैं ना, उसी में पूरा टैक्स पे करते हैं। मैं अगर आपको एक सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी बताऊं, ये किताबी बातें समझ गए, किताबी बातें तो समझ गए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल और बहुत सारे टैक्स पेयर QRMP के अंदर भी पेमेंट भी क्वार्टरली बेसिस पर ही करते हैं। बहुत कम टैक्स पेयर हैं जो इनको फॉलो करना प्रेफर या पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ग्राउंड रियलिटी बता दी। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल क्या चैलेंज है। आपने मुझसे बोला कि भाई QRMP ऑप्ट कर लो, मैंने कहा ठीक है मैं QRMP ऑप्ट कर लेता हूँ।
क्यूआरएमपी में आप कह रहे हो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्वार्टरली R1 फाइल करूंगा, क्वार्टरली 3B फाइल करूंगा। अरे मुझे नहीं करनी IFF फाइल यार, मुझे नहीं देना ITC किसी को, मुझे तो क्वार्टरली ही फाइल करनी है। क्लियर है बात। अब आप मेरे पास आकर के बोल रहे हो अच्छा ठीक है एक काम करो, रिटर्न तो क्वार्टरली कर दो लेकिन अपना टैक्स कैलकुलेट करके हमको टैक्स की पेमेंट मंथली कर दो। अब अंदर से ऐसा खून नहीं खोलेगा आपका? भाई अभी तुमने बोला 3 महीने में काम करना, मैं छोटा मोटा व्यापारी, छोटा मोटा मेरा काम, अब मैं हर महीने कंप्लाइंस से बच सकूं इसीलिए तो मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया। अब तुम मेरे से बोल रहे हो कि हर महीने भाई या तो पिछले महीने के इतना चालान जमा करा दो या अपना खुद टैक्स कैलकुलेट कर लो। अब अगर मुझे हर महीने काम करना ही है, कंप्लाइंस करना ही है, तो मैं क्यूआरएमपी में जाऊँगा ही क्यों? इसीलिए बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स, बहुत सारे टैक्स पेयर यहाँ पर क्या करते हैं कि हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम तो भाई अपना क्वार्टरली के साथ में ही पे करेंगे। तो सर ये नॉन कंप्लाइंस हो गया। हाँ जी नॉन कंप्लाइंस हो गया। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? लेट पेमेंट करी ना, इंटरेस्ट लग सकता है। और सच्चाई बताऊं, डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि 100 200 400 500 1000 2000 रुपये इंटरेस्ट के लिए वो आपको नोटिस भेजता। फिर ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा ये कोर्स मुझे पता है, ये कोर्स जीएसटी ऑफिसर्स भी देखते हैं, जीएसटी की टीम भी देखती है, टैक्स पेयर भी देखते हैं और टैक्स प्रोफेशनल्स भी देखते हैं। तो मुझे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलना होता है और दोनों का मुझको पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपको सच्चाई बताऊं, मुझे पता है, मैं जो आपको कोर्स दे रहा हूं तो कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शेयर करते हैं कोर्स को। 2 लोग आपस में मिलकर देखेंगे, 2 लोग मिलकर के खरीद लेंगे। मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे क्या सर हम मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस ले सकते हैं? बोलूँगा हाँ ले सकते हो। सर व्यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं है रिस्ट्रिक्शन। देखो कई बार हमको पता होता है कि चोरी हो रही है, बट हमको वो इग्नोर करना होता है। हमको ये देखना होता है कि क्या वो मटेरियल है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कोर्स लेकर के आपने अपने पूरे इंस्टीट्यूट में ही चला रखा है और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो वो चलता है और उस पर मैं अपने रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा कि मैं इतने वो लगा दूँ, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दूँ कि आपके लिए मुश्किल हो जाए, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए। सेम कंसेप्ट हर जगह लगता है भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन छोटे छोटे 2000 1000 2000 5000 रुपये के लिए नोटिस यहाँ पर भेजते फिरें, क्योंकि यहाँ ना ही तो उस ऑफिसर का फ़ायदा होने वाला है 1000 2000 में, समझ रहे हो ना ऑफिसर का फ़ायदा कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और सरकार का भी क्या फ़ायदा है भाई, अगर वही ऑफिसर अपने रिसोर्स किसी ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से भाई हाँ 10 20 50 लाख की रिकवरी हो रही है, तो वहाँ पे वो अपना दिमाग लगाएगा ना। ये 2 4 5 हज़ार रुपये के इंटरेस्ट के लिए दिमाग लगाना ये तो ऑटोमेटिकली होता है, तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है चलने दो। तो कई बार हमको चीज़ें प्रैक्टिकल होकर के सोचनी होती हैं कि बुक्स में तो लिखा है कि भाई मंथली पेमेंट है, बट क्या धरातल पर मंथली पेमेंट एक्चुअल में काम करेगा? नहीं करेगा। सरकार को भी पता नहीं करेगा। लेकिन क्या सरकार उस पर इतना स्ट्रिक्ट हो? नहीं, ज़रूरत सरकार को भी नहीं है और टैक्स पेयर भी इतना हेडेक नहीं लेता कि भाई ये मैं करूं। हाँ अगर आपको लगता है सरकार तो मेरा इंटरेस्ट बना के भेज देना, मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा इसके ऊपर। तो ये मैंने आपको धरातल की सच्चाई बताई क्यूआरएमपी के अंदर किस तरीके से एक्चुअल में काम होता है। और एक टैक्स प्रोफेशनल भी क्या हर महीने जाकर के वो चालान थोड़ी पे कराएगा, चालान पे कराना ही है तो फिर वो अगला टैक्स पेयर खुद ही बोलता है कि भाई आपने मेरा क्यूआरएमपी में डाला क्या है, जब मंथली मुझे काम करना है, मंथली मेरे से टैक्स पे करवा रहे हो तो रिटर्न भी मंथली फाइल कर दो। खैर नेवरदलेस मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पर सच्चाई बताई कि किस तरीके से एक्चुअल में काम होता है, प्रैक्टिकल काम होता है, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस भी है देखो। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि धरातल पे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ किताबों में लॉ में क्या है उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, देखो लॉ में लिखा है वही सच्चाई है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो सही है। अगर कोई पर्सन क्वार्टरली कर रहा है क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बट क्या वो चल रहा है? हाँ चल रहा है, बस चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप, मंथ 1 के लिए समझ गए। अब मंथ 2 के लिए तो मैं दोबारा आपको समझाने वाला हूँ नहीं। क्यों सर, मंथ 2 के लिए भी समझाओ? भाई सेम है, जो कंप्लाइंस आपने मंथ 1 में किए ना, सेम तरीके से कंप्लाइंसेस आपको यहाँ पर मंथ 2 में करने होते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी मंथ नंबर 3, यानी लास्ट मंथ जो आपका आएगा। अब लास्ट मंथ के अंदर आपको क्वार्टर एंड वाला जो मंथ होगा उसमें आपको पूरे क्वार्टर का काम करना होगा, पूरे क्वार्टर के लिए जाएगी। जीएसटीआर 1 भी आपकी पूरे क्वार्टर की जाएगी, 3B भी आपकी पूरे क्वार्टर की जाएगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आपकी जो डेट होती है ना वो IFF वाली डेट को यहाँ पर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट रखा गया है जो कि है 13th। इसको मैंने रेड कलर से क्यों नहीं हाईलाइट किया भाई, ये भी रेड कलर से हाईलाइट होगा। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी, राइट।
लेकिन थर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि QRMP में 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि आप छोटे टैक्स पेयर हो, 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लो, और जो मंथली कर रहा है उनको 11 तक किया गया। तो IFF की ड्यू डेट भी 13 होती है और GSTR1 जो क्वार्टरली जाती है उसकी ड्यू डेट भी 13 होती है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, हमने कुछ इन्वॉइसेस M1 में डाल दिए, मंथ 1 में डाले, कुछ इन्वॉइसेस मंथ 2 में डाले। अब मंथ 3 में जब हम GSTR3 फाइल करेंगे, क्या दोबारा से हमको वो इन्वॉइस डालने होंगे? नहीं, दोबारा से R1 में डालने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है? GSTR1 में अगेन दोबारा से उन इन्वॉइसेस को डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो GSTR1 क्वार्टरली वाली जो जाती है, हाउएवर इन्वॉइसेस रिपोर्टेड इन IFF में जो रिपोर्ट हो गए हैं M1 और M2 में, नीड नॉट टू रिपोर्ट हेयर अगेन, दोबारा से रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सर मेरे 3B में वो कैसे जाएंगे? 3B जो आपका बनता है ना, वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। 3B बनेगा आपका, देखो, एक तो आपकी GSTR1 क्वार्टरली वाली होगी, प्लस M1 की IFF होगी, प्लस M2 की IFF होगी। इन तीनों से डेटा जो है वो फैच हो करके जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई बनेगा, समझना बात को, वो आपके 3B क्वार्टरली में जाएगा। अगर आप ये वाले इन्वॉइस दोबारा यहाँ R1 में डालोगे तो वो डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी। पहली बात तो वो लेगा ही नहीं, अगर सेम इन्वॉइस नंबर यहाँ डालोगे तो वो एरर शो कर देगा GSTR1 क्वार्टरली वाला। तो इसीलिए दोबारा से रिपोर्ट नहीं होते हैं। एक बार अपने IFF में रिपोर्ट कर दिए, दोबारा से R1 में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्वार्टरली वाले में। उसके बाद यहाँ पे आपका 2B जनरेट होगा क्वार्टरली वाला। आप क्वार्टरली के लिए जो डेट रहेगी 14 को, आपका 3 साइकिल यहाँ ऐड हो जाएंगे। मैं अभी आपको मंथली का साइकिल बताऊंगा, ध्यान रखना। तो यहाँ आपके तीनों मंथ का जो साइकिल है उसका जो डेटा होगा कम्युलेटिव, वो क्वार्टरली 2B के अंदर जाएगा। अब क्वार्टरली 2B इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका देखो ये क्वार्टर का पूरा आउटवर्ड सप्लाई आ गई पूरे क्वार्टर की, ये पूरे क्वार्टर का इनपुट और इनवर्ट भी तो आपको पूरे क्वार्टर का चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उतना आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। अब टैक्स की पेमेंट की पे कहाँ से होगा? पे 3B से ही होगा। 3B क्वार्टरली आप फाइल करोगे, लेकिन 3B फाइल करने से पहले यहाँ पे भी एक सेम फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल होती है GSTR1A फाइल करने की। GSTR1 आपने 1 फाइल कर दी क्वार्टरली वाली, GSTR1A की ऑप्शन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ ठीक करना है 3B फाइल करने से पहले पहले आप 1A के अंदर उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। 1A आपने ठीक कर दिया, अब आप GSTR3B फाइल करेंगे और GSTR3B अब यहाँ पर 2 टाइप से डिवाइड है QRMP के लिए। अभी हम क्वार्टरली वाले के लिए बात कर रहे हैं। माइंड मैप बना के रखना इस चार्ट के अकॉर्डिंग। मंथली वाला हमने कर लिया, अभी हम क्वार्टरली वाले टैक्स पेयर के लिए बात कर रहे हैं। क्वार्टरली के लिए भी कौन सा? थर्ड क्वार्टर जो आता है उसका, वो थर्ड क्वार्टर कब कब आता है? इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, Q1, Q2, Q3, Q4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर कब खत्म होता है? अप्रैल में, जून में ख़त्म होता है। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर में ख़त्म होता है। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। फोर्थ क्वार्टर मार्च में ख़त्म होता है। R1 की ड्यू डेट बताओ क्या होगी? चारों क्वार्टर की मैं आपके सामने ही निकाल के दे देता हूँ। जून के लिए क्या होगी? नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में कंप्लाइंस होगा ना, तो जुलाई में कंप्लाइंस होगा। R1 की ड्यू डेट होती है 30 जुलाई, 13th मतलब 13 वाला अक्टूबर, 13th जनवरी तक करना है और ये 13th अप्रैल तक करना है, ठीक है। 3B डिपेंड करता है। अब 3B की जो ड्यू डेट डिपेंड करती है, दैट डिपेंड कि कौन से स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो। अब ये स्टेट भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। वैसे याद करना है तो देख लो, बाकी शॉर्टकट इसका ये है कि भाई इंडिया का मैप होता है, इंडिया के मैप में मिडल से काटो और डाउन साउथ ले जाओ। डाउन साउथ की जो ड्यू डेट्स रहती हैं वो इन्होंने की हुई हैं 22 तक आपको करना है। और जो अपवर्ड है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मिडल से अपवर्ड के जो स्टेट्स हैं उनके लिए 24 की हुई है, ठीक है। तो 22 आप देखेंगे। अब सर ये 2 स्टेटों में क्यों डिवाइड की हुई है, ऐसा क्यों किया हुआ है? इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो आई है ना, ये मेरे सामने ये सारे चेंजेस हुए हैं। QRMP स्कीम मेरे सामने आई है, मैंने इसकी इतनी एडवाइजरी डिटेल्स में बनाई है। और इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? पहले क्या होता था, GSTR3B पड़ती थी 20 तारीख को, सबको 20 तारीख को फाइल करनी है। 20 तारीख को पोर्टल हो जाता था हैंग और लोड। और आज की डेट में भी देखोगे
R1 में भी ये समस्या आती है। R1 को क्योंकि स्टेट वाइज डिवाइड नहीं किया, वो जो मंथली वाले हैं वहाँ स्टेट वाइज नहीं है, और क्वार्टरली में भी 13 है, तो 11 के आसपास R1 में थोड़ा सा पोर्टल जो है वो हैंग करता है अगर आप 10-11 के आसपास काम करोगे उस पर। तो 3B में भी यही समस्या आई, 3B के अंदर भी यही समस्या आई कि भाई GSTR 3B के अंदर पोर्टल हैंग होने लग गया। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मंथली वालों के लिए हमने 20 कर दी, QRMP वालों के लिए एक डेट नहीं करते, QRMP वालों को 2 डेट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे होगा क्या, हमारे पोर्टल पर, क्योंकि पोर्टल पूरे इंडिया का एक ही तो पोर्टल है, उस पर लोड कम आएगा, तो लोड डिवाइड करने के लिए 2 डेट्स में यहाँ पर बांट दिया गया। ठीक है, तो कभी आपसे कोई लॉजिक पूछे ना कि भाई ऐसा 2 में, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 2-2 स्टेट्स क्यों बांटे हुए हैं आपने। कुछ स्टेट के लिए 22 तारीख है, कुछ स्टेट के लिए 24 है। वाई इज दिस कोलाबेरिटी? बिकॉज टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पर जितने आपके ऊपर के नीचे के स्टेट्स हैं, डाउन साउथ वाले जो स्टेट्स हैं, मिडल टू डाउन साउथ, मिडल भी नहीं वैसे डाउन साउथ ही लो आप, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे मिडल के हो गए वैसे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। और उसके बाद जो ऊपर के स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, साउथ, और ये सेवन सिस्टर्स, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये सारे 24 है, और बाकी जो ये वाले हैं इनके लिए 22 है। ठीक है, QRMP के केस में GSTR 3B की ड्यू डेट। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है GSTR 3B की ड्यू डेट। और QRMP स्कीम के अंदर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, मंथली और क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए GST रिटर्न का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, यार भाई साहब अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा वेट और कर लो, होने वाली है, बस 5-10 मिनट और लूँगा आपके। ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम आएंगी, है ना। देखो, GSTR 2B का साइकिल समझो, GSTR 2B का साइकिल समझो, GSTR 2B का साइकिल क्या होता है, साइकिल या उसकी कट ऑफ डेट, साइकिल और उसकी कट ऑफ डेट को समझो। देखो, 12 से स्टार्ट होगा और ये डिपेंड करता है। देखो, GSTR 2B में डेटा कहाँ से आता है, अभी थोड़ा मैं IMS को साइड में रख रहा हूँ, बिकॉज IMS को भी थोड़ा साइड रखते हैं। GSTR 1 आपकी काउंटर पार्टी फाइल करती है, और GSTR 1 में जो इन्वॉइसेस होते हैं वो आपके GSTR 2B के अंदर आते हैं। एक हमारी GSTR 2A रिटर्न भी हुआ करती थी। खैर मैं 2A पे अभी चर्चा कर नहीं रहा, जब मैं 2B आपको डिटेल में समझाऊंगा ना, 2A पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा भी नहीं। मेरे सारे सेशंस में, पुराने सेशंस में 2A पे मैंने बहुत चर्चा की है, अब नहीं करूंगा, अब उसका रेलेवेंस इतना रह नहीं गया। और 2B जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको 2B और 2A ये पूरी हायरार्की कहानी स्टार्टिंग से जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी 2B जो आज की डेट में है IMS के थ्रू जो आती है वो कैसे बनी। बट एक डिफरेंस मैं आपको 2A और 2B में बता देता हूँ फिर भी मोटा मोटा। देखो, 2A जो होती है ना वो डायनेमिक रिटर्न होती है, इनवॉइस डेट के बेसिस पर काम करती है, उसको लेना देना नहीं है कि आपके काउंटर पार्टी ने GSTR 1 लेट फाइल करी, कब फाइल करी, कहाँ फाइल करी, कोई लेना देना नहीं है। जो इनवॉइस डेट है उसके बेसिस पर मेरा 2A में डेटा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन 2B ऐसे काम नहीं करती। 2B एक स्टैटिक रिटर्न होती है, एक स्पेसिफिक डेट को आकर के जनरेट हो जाती है, 14th ऑफ एवरी मंथ को आकर के जनरेट हो जाती है। अब उस पीरियड के अंदर मेरे जिस काउंटर पार्टी ने अपने GSTR 1 फाइल कर दिए हैं और मेरा इनवॉइस उसके अंदर है, तो वो मेरे 2B कैप्चर उसको कर लेगा। एक पीरियड में काम करती है, पीरियड में, उसी पीरियड को मैं साइकिल बोलता हूं। GSTR 2B एक साइकिल में जितनी भी GSTR 1 मेरी काउंटर पार्टी ने फाइल करी उन सब का डेटा कैप्चर करके जो भी मेरा है वो आ जाता है। अब वो साइकिल क्या होता है, वो अलग अलग साइकिल चलता है। जो मेरे सप्लायर क्वार्टरली वाले हैं उनके लिए साइकिल अलग होगा, जो सप्लायर मेरे मंथली वाले हैं उनके लिए साइकिल अलग होगा। क्या सर साइकिलें चला रहे हो आप? भाई समझना होगा, ये मैं हूं, लेट्स सपोज ये मैं हूं विवेक, मैं हूं विवेक, मेरे को जो सप्लायर हैं ये दो सप्लायर QRMP वाले हैं, QRMP में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। और ये 5 सप्लायर
ये मुझको फाइल करते हैं मंथली में, ठीक है। तो मेरा जो GSTR2, अभी मैं IMS को थोड़ा साइड रख रहा हूं, मेरा जो GSTR2 भी जनरेट होगा उसके लिए QRMP वालों की साइकिल अलग होगी, मंथली वालों की साइकिल अलग होगी। हाँ सर, QRMP वालों के लिए जो साइकिल होगी ना वो होगी ये वाली रेड वाली साइकिल, ये रेड कलर में जो हाईलाइट हो रखे हैं ये वाली साइकिल। जो मंथली वालों के लिए साइकिल होगी ना, जो येलो कलर में है ये मंथली मैंने मार्क किया हुआ, ये मंथली वालों का साइकिल होगा। मतलब अगर मेरे जो ये वाले 5 सप्लायर हैं, दीज 5 सप्लायर्स, ये अपनी GSTR1 पिछले महीने की 12 से लेकर के, पिछले महीने की 12 से लेकर के, नोट करना, पिछले महीने की 12 से लेकर के करंट मंथ के 11 तक, करंट मंथ के 11 तक, ये येलो वाला जो मार्क किया हुआ ना, ये वाला एरिया, इसको देखना ध्यान से, 12 से लेकर के 11 तक, ये मेरा जो सप्लायर है वो मंथली वाला है। ये कौन सा है? मंथली वाला है। इसमें मेरी काउंटर पार्टी ने जो भी GSTR1 फाइल किया है जिसमें मेरा इनवॉइस आ रहा है, किसका इनवॉइस है? मेरा GST नंबर का इनवॉइस आ रहा है, वो मेरे इस मंथ के 2B में जाकर के ऐड हो जाएगा, वो मेरे 2B में जाकर के ऐड हो जाएगा वो इनवॉइस। ध्यान रखना मेरी बात को, अभी मैं इनवॉइस की डेट की बात नहीं की है मैंने आपसे ये नहीं बोला कि वो इनवॉइस उसी मंथ का होना चाहिए। वो इनवॉइस इस डेट के अंदर का है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो GSTR1 इस डेट के अंदर होनी चाहिए, उससे लेना देना है। यही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है GSTR2A और 2B में। जब मैं आपको GSTR2A समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि GSTR2A GSTR1 की डेट नहीं देखता, वो इनवॉइस की डेट देखता है। लेकिन जब आप GSTR2B के लिए साइकिल देख रहे हो या उसका एनालिसिस कर रहे हो, तब आप GSTR1 की डेट चेक करते हो कि आपकी काउंटर पार्टी ने GSTR1 इस साइकिल में फाइल की या नहीं की। अगर GSTR1 इस साइकिल में फॉल की हो तो इर्रिस्पेक्टिव के उस इनवॉइस की डेट क्या है, वो मेरे उस मंथ के GSTR2B के अंदर कैप्चर हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जी सर, समझ रहे हैं। मंथली वालों के लिए तो इस तरीके से रहता है। क्वार्टरली वालों के लिए क्या रहेगा? क्वार्टरली वालों के लिए ये जो साइकिल है ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 14 से स्टार्ट होगी। क्वार्टरली वाले जो 14 से लेकर के नेक्स्ट मंथ के 13 तक। अब क्वार्टरली वाले जो हैं आइदर दे आर फाइलिंग GSTR1। अब मंथली वालों के लिए तो GSTR1 होती है, मंथली वाले तो GSTR1 ही फाइल करेंगे हर महीने। क्वार्टरली वाले GSTR1 के साथ साथ स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में IFF भी फाइल कर सकते हैं। M1 एंड M2 के लिए दे कैन फाइल IFF। इसका मतलब जो ये साइकिल मैं आपको बोल रहा हूं, ये साइकिल QRMP के वाला जो मेरा सप्लायर है उसके लिए आइदर इट कुड बी GSTR1 और इट कुड बी IFF। चाहे वो IFF हो चाहे GSTR1 हो, साइकिल की जो डेट रहती है QRMP वाले के लिए वो 14 से लेकर के 13 तक रहेगी। अब सर एक कंफ्यूजन यहां और आती है, मैं थोड़ा सा टाइम स्पेशली ले रहा हूं क्योंकि यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी कंफ्यूजन आती है। सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप यहां पे मंथ वाइज बताओ कौन से मंथ का है, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊं, जैसे मई मंथ का बताता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो पीरियड 1 तारीख से स्टार्ट है ना, ये आपका है मई, और ये जो पुराना ये चल रहा है ना, ये है अप्रैल, ये है अप्रैल। तो ये जो डेट है आपका जो 14th ऑफ मई लगा लो, ये 14th ऑफ मई है, ठीक है। 14th ऑफ मई को जो आपकी GSTR2B जनरेट होगी। अच्छा मुझे एक बात का आंसर दोगे आप? दिल पे हाथ रख के आंसर दोगे? थोड़ी देर पहले मैं आपके कंसेप्ट बना करके आया था, मैं बोल रहा था GSTR1 आप करंट मंथ में फाइल करोगे वो पिछले महीने का डेटा होगा, जो कंप्लाइंस करोगे पिछले महीने का तो करोगे मेरे भाई। ये यहाँ मैंने समझाया तो था यहाँ आपको, पिछले महीने का कंप्लाइंस आप करंट मंथ में करोगे ना, चाहे वो QRMP हो चाहे आपका वो हो, पिछले महीने का कंप्लाइंस आप करंट मंथ में करोगे। तो मई 14 को जो आपकी GSTR2B जनरेट होगी, मुझे आपसे आंसर चाहिए कौन से मंथ की होगी वो। मुझे एक बात बताओ, मई मंथ में कौन से महीने की GST का काम करोगे आप?
ये तो यार बहुत बेसिक सी बात है, अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। मई मंथ में आप अप्रैल का काम करोगे ना यार, मई मंथ में जो आप अपनी GSTR 1 फाइल करोगे जिसकी ड्यू डेट 11 मई है, वो अप्रैल मंथ की GSTR 1 होगी ना। तो मैं आपसे आंसर चाह रहा हूं यहां पर कि जो 14 मई को मेरा GSTR 2B जनरेट हुआ, ये कौन से मंथ का GSTR 2B है? जो 14 मई को मेरा GSTR 2B जनरेट हुआ, ये कौन से मंथ का 2B है? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए मुझे। ये आपका अप्रैल टू जो भी ईयर है, अप्रैल मंथ का आपका GSTR 2B है, रहेगा। ये अप्रैल मंथ का 2B रहेगा। अप्रैल मंथ का 2B आपका यहां जनरेट होगा। समझ गए मेरी बात को? अप्रैल मंथ के 2B का साइकिल क्या रहेगा? क्वार्टरली वालों के लिए ये रेड वाला जो है ये साइकिल रहेगा, मंथली वालों के लिए ये साइकिल रहेगा। जो सप्लायर मंथली है, जिसने इस पीरियड के अंदर अपनी GSTR 1 फाइल की है, उस GSTR में इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा इनवॉइस किस डेट का है, वो मेरा अप्रैल मंथ का GSTR 2B कैप्चर कर लेगा। यानी अप्रैल मंथ का 2B जो जनरेट होगा उसकी डेट है 14 मई। मैं आपको एक मंथ का एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिस भी मंथ के लिए काम कर रहे हो रिस्पेक्टिवली आप इसको अप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक मंथ का एग्जांपल अभी दे करके चल रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर होता है। और 14 को जनरेट होने का जो 2B का रीज़न है वो यही होता है, बिकॉज QRMP जो है वो यहाँ से 14 से स्टार्ट होता है और यहाँ 13 पर ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए 14 को नेक्स्ट डे को सुबह सुबह आपका, जब आप आंख खोल करके GST पोर्टल लॉगिन करते हो तो 14 को सुबह सुबह आपको अपना GSTR 2B जनरेट होता हुआ मिल जाता है। अब आज की डेट में 2B जो है वो IMS के थ्रू आता है, बट अगर IMS में आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, और डीम्ड एक्सेप्टेंस होकर के आपका 2B जो होता है वो सारी और फिगर्स उसी तरीके से वहाँ पर आ जाती हैं। उसको मैं IMS जब मैं समझाऊंगा तब मैं डिटेल में उस पर भी चर्चा करूँगा। ये चीज़ हो गई आपकी। अच्छा, अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है, सर अगर जैसे मेरा सप्लायर है वो मंथली वाला है, ये मंथली वाला सप्लायर है, ठीक है। अब उसको जो रिटर्न फाइल करनी थी, उसको अप्रैल की रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? उसको अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी थी 11 तक, ठीक है। लेकिन वो तो निकला लेट लतीफ़, उसने सर 12 को फाइल करी है, 12 को 12th ऑफ मई को फाइल करी है। देखो एक चीज़ समझो, मैंने आपको एक महीने का साइकिल बताया है, इसी अकॉर्डिंग आपको 12 महीने के अलग अलग साइकिल में, 12 महीने के साइकिल आपको नहीं समझा सकता, वो बहुत चीज़ रिपीटेटिव हो जाएगी। आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर 12th अप्रैल को वो 12th मई को वो इनवॉइस गया है, अगर वो सप्लायर मंथली वाला है तो ये 12th वाला जो जाएगा ये नेक्स्ट साइकिल में चला जाएगा। अब ये जो 2B मेरी अप्रैल की जनरेट हुई ना, इस वाले 2B के अंदर वो इनवॉइस नहीं जाएगा, वो क्योंकि वो R1 उसने लेट फाइल की है तो वो नेक्स्ट मंथ के 2B में जाएगा, बिकॉज लेट फाइल हुई है तो नेक्स्ट मंथ का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, इससे आगे। यानी मंथली टैक्स पेयर के लिए जो अगला साइकिल है वो कब से स्टार्ट हो गया? 12 से स्टार्ट हो गया। जो क्वार्टरली वालों आपका सप्लायर है उसके लिए उसका नेक्स्ट साइकिल कब से स्टार्ट हो जाएगा? 14 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मंथली वाले ने अगर 12 को फाइल करी, लेट फाइल करी, तो वो मेरे 2B के अगले साइकिल में चलेगी, तो मेरे वो मई मंथ के 2B में जाएगी। मई के GSTR 2B जो जनरेट होगी उसमें वो वाला इनवॉइस कैप्चर होकर के जाएगा। इसी तरीके से क्वार्टरली वाला अगर लेट हो जाता है, क्वार्टरली वाला GST रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाता है, जो उसको 13 तक करनी थी, अगर वो 14 को कर देता है तो वो लेट हो गया, तो वो भी मेरे नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट साइकिल में चली गई और नेक्स्ट मंथ के 2B में फिर वो जाएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप अपनी GSTR 1 लेट फाइल करोगे तो आपकी काउंटर पार्टी के पास ITC देर से पहुंचेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं वो भी मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि प्रीवियस सीक्वेंशियल बेसिस पर GST रिटर्न फाइल करती है तो प्रीवियस मंथ का जो GST कंप्लायंस है वो आपको कंप्लीट करना होगा करंट मंथ के अंदर। ये सीक्वेंशियल वाला पॉइंट नहीं था, ये तो वो नॉर्मल पॉइंट था कि प्रीवियस मंथ का कंप्लायंस आप करंट मंथ में करते हो। और GST रिटर्न जो है आर नाउ सीक्वेंशियल हो चुकी हैं। GSTR 1 फॉर अ पीरियड मस्ट बी फाइल टू इनेबल GSTR 3B। R1 फाइल होगी तभी आप 3B फाइल कर पाओगे। ऑल्सो प्रीवियस पीरियड का आपको 3B फाइल करना होगा तभी आप सब्सिक्वेंट मंथ का R1 फाइल कर पाओगे। थर्ड है GSTR 3B अगर आपने फाइल कर दिया बिफोर जनरेशन ऑफ 2B, आपका 2B जनरेट हुआ नहीं, आपने R1 भी फाइल कर दी, 3B भी फाइल कर दी, लेकिन आपके IMS में डेटा था तो आपका 2B जनरेट नहीं होगा। अब वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा आपका डेटा और नेक्स्ट मंथ की 2B में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
GSTR 2B shall not be generated and ITC available in IMS shall be transferred to next month 2B, ये मैंने आपको समझा दिया। GSTR 2B will not generate, अगर कोई ITC अवेलेबल नहीं है तो आपका GSTR 2B जनरेट भी नहीं होगा, और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जहाँ पर मैंने आपको पूरा GST के रिटर्न का स्ट्रक्चर समझाया, टाइमलाइन समझाई एंड हायरार्की समझाई, एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए भी और एक QRMP के लिए भी। सर कंपोजिट डीलर को छूट दिया, यार कंपोजिट वाले में इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, आप क्वार्टरली फाइल करते हो CMP 08 और पूरे साल में एक बार फाइल होती है GSTR 4, वो मैं जब GSTR 4 CMP 08 समझाऊंगा वहाँ करा दूंगा, इतना सिंपल ही है, उसमें तो कुछ है नहीं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, थोड़े साइकिल बनते हैं, थोड़ी डेट्स अलग होती हैं, क्वार्टरली के लिए मंथली के अलग, इसीलिए मैंने इस पर एक डिटेल सेशन आपको बनाया। अब मज़ा आएगा, अब मैं आपको आगे जब सारे सेशन समझाऊंगा तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी ड्यू डेट्स में, टाइम लाइन्स में, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।